गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका गरुड़ नर्सिंग एकेडमी में स्वागत है। और इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और नॉर्दर्न कोल्ड लिमिटेड जो है उसके स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम्स के लिए। पिछले वीडियोस में हम 1 to 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं और लास्ट में हमने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें पूछा गया था कि BCG वैक्सीन इनमें से किस बीमारी से प्रोटेक्ट करता है। तो उसका राइट आंसर है ए, ट्यूबरक्लोसिस। और देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, विच टर्म रेफर्स टू द मेजर्स टेकन बाय हेल्थ अथॉरिटी। इनमें से कौन सा शब्द टर्म लिया जाता है जो कि हेल्थ अथॉरिटी द्वारा लिया जाता है। टू ए शिप, एन एयरक्राफ्ट, ए ट्रेन, रोड व्हीकल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। जो कि एक जहाज, शिप, एक एयरक्राफ्ट और ट्रेन और रोड व्हीकल्स के लिए जिससे कि बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आइसोलेशन, ऑप्शन बी एलिमिनेशन, ऑप्शन सी क्वारंटाइन एंड ऑप्शन डी नोटिफिकेशन। इसके राइट आंसर में आएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी क्वारंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन, इनमें से किस प्रकार के इन्फेक्शन में नॉर्मली ऑकरिंग ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन के अंदर ही हो, जो होता है नॉर्मली ऑकरिंग ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बिकम पैथोजेनिक, वो पैथोजेनिक हो जाता है जिससे बीमारी फैल सके। कब? व्हेन, जब इम्यून डिसऑर्डर आर कॉम्प्रोमाइज्ड इन द बॉडी, इम्यून जो सिस्टम है आपका वो कमज़ोर पड़ जाए। इम्यून डिसऑर्डर आर कॉम्प्रोमाइज्ड इन द बॉडी, जो कि आपके इम्यून डिसऑर्डर को उत्पन्न कर दे पैथोजेनिक होके। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इपोर्निथिक इन्फेक्शन, ऑप्शन बी एपिजूटिक इन्फेक्शन, ऑप्शन सी नोजोकोमियल इन्फेक्शन एंड ऑप्शन डी अपॉर्चुनिस्टिक ट्रांजिशन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अपॉर्चुनिस्टिक ट्रांजिशन और इन्फेक्शन। इसके जो रेशनल दिया हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन डी आंसर है। ऑप्शन ए जो ऑपर्निथिक इन्फेक्शन है उसको बताया गया है, ऑपर्निथिक इन्फेक्शन इज ए कंडीशन वेयर देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन बर्ड पॉपुलेशन सिमिलर टू एपिडेमिक इन ह्यूमंस। ऐसी बीमारी जिसका आउटब्रेक होता है बर्ड्स की पॉपुलेशन में, जो कि जिस तरीके से बिल्कुल ये सिमिलर है जैसे कि ह्यूमंस में एपिडेमिक डिजीज़ होने में। इसी तरह एपिजूटिक इन्फेक्शन, एपिजूटिक इन्फेक्शन इज़ ए डिजीज़ इवेंट इन ए नॉन ह्यूमन एनिमल पॉपुलेशन। एपिजूटिक इन्फेक्शन किन में होने वाला इन्फेक्शन है? एनिमल्स की पॉपुलेशन में। अब जो नेक्स्ट टर्म दिया हुआ है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जो कि सभी जानते हैं लगभग। नोजोकोमियल इन्फेक्शन ऑल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल से जो प्राप्त इन्फेक्शन होता है उसे हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। आर न्यूली एक्वायर्ड इन्फेक्शन, आर न्यूली एक्वायर्ड इन्फेक्शन दैट आर कॉन्ट्रैक्टेड विद इन ए हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। ऐसा नया इन्फेक्शन जो हमें प्राप्त होता है कहाँ से? हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में होने से। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू द टाइम ड्यूरिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द टाइम ड्यूरिंग विच एन इन्फेक्शियस एजेंट मे बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन। ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक इन्फेक्शियस एजेंट जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
ट्रांसफ़र हो जाए एक टाइम ड्यूरेशन के दौरान, तो इसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन बी कम्युनिकेबल पीरियड, ऑप्शन सी जनरेशन टाइम एंड ऑप्शन डी सीरियल इंटरवल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कम्युनिकेबल पीरियड, जिसमें एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसफ़र हो जाता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। ओके, इस टाइम ड्यूरेशन को इसने पूछा है, तो इसका जो पीरियड होगा उसको हम कहेंगे कम्युनिकेबल पीरियड। अच्छा, इसके अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, द पीरियड बिटवीन एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ डिजीज़। तो इसमें इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि वह समय अवधि या वह पीरियड जिसमें व्यक्ति इन्फेक्शन से एक्सपोज होता है, यानी इन्फेक्शन उसे लगता है और वहाँ से लेकर उसके शरीर में या उसके अंदर जो पहले सिम्टम्स होते हैं बीमारी के, उसके अपीयरेंस तक के बीच के जो समय है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम क्या है? द रेट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ ए बैक्टीरियल कल्चर। एक रेट घातांकीय रेट, जिसमें हम घातक उसका जो जैसे 2 की घात 2 होती है तो 4 आता है, इसी तरह से इस रेट को दिखाने के लिए ये शब्द बनाया गया है जनरेशन टाइम। द रेट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ ए बैक्टीरियल कल्चर is expressed as generation time and also doubling time of bacterial population। इसको यहाँ समझने के लिए हमें नॉर्मली ये लाइन भी दी हुई है कि जिस अवधि में बैक्टीरियल पॉपुलेशन डबल हो जाए, डबलिंग टाइम ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन, विच देन जो उसे क्या कहेंगे हम? जनरेशन टाइम। नेक्स्ट है सीरियल इंटरवल ऑफ ए इन्फेक्शियस डिजीज इज़ डिफाइंड एज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वह समय जिसमें क्या बिटवीन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इन एन इंडेक्स केस एंड ए सेकेंडरी केस। सीरियल इंटरवल इन्फेक्शियस डिजीज के लिए वह अवधि को कहा गया है जिसमें जो सिम्टम्स हैं उनके उत्पन्न जो होते हैं वो जो पहला केस है और जो दूसरा केस है उन दोनों के बीच की अवधि को क्या कहेंगे हम? सीरियल इंटरवल। इंडेक्स केस टू सेकेंडरी केस, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी फुली फ्रोजन आइस पैक्स टू बी यूज्ड इनसाइड द वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर के अंदर फुली फ्रोजन जो आइस पैक्स होते हैं वो कितने यूज़ किए जाते हैं? ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके लिए हमने यहाँ इमेज भी दी हुई है वैक्सीन कैरियर की। इसमें देख सकते हैं आप, जो ये है वैक्सीन कैरियर, इसमें 1 2 3 और 4, इसमें 4 वैक्सीन फुली आइस जो फ्रोजन पैक्स रखे हुए हैं, आइस पैक्स। और इसमें ये कहता है कि वैक्सीन कैरियर्स आर मेड अप ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल द्वारा बना हुआ होता है, जिसमें ताप अवरोधी जो होता है, ताप विरोधी। सेकंड, यूज्ड फॉर कैरिंग स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ वैक्सीन, जिसमें 16 to 20 वायल्स हम रख सकते हैं, टू द सब सेंटर्स और सीजन साइट्स। तो इसमें क्वांटिटीज़ वैक्सीन की यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी क्वांटिटी वैक्सीन की एक वैक्सीन कैरियर में रखी जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर है 16 to 20 वायल्स। तो 16 से 20 वायल्स जो हम वैक्सीन कैरियर के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यू आर एजुकेटेड ए पेशेंट विद कार्डियक प्रॉब्लम टू कंज्यूम हाई फाइबर डाइट। आप किसी पेशेंट को एजुकेट कर रहे हैं जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है, जिसे हाई फाइबर डाइट खाने के लिए हम बोल रहे हैं, कंज्यूम करने के लिए कह रहे हैं। इफ़ द पेशेंट आस्क द रीज़न फॉर इट,
अगर पेशेंट इस चीज़ के लिए, इस बात के लिए, इस कारण के लिए पूछता है, व्हाट वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, आपके द्वारा सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके रेशनल पढ़ लेते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। सेकंड, ऑप्शन बी, रिड्यूस कार्डियक वर्कलोड, इससे कार्डियक वर्कलोड कम होता है। ऑप्शन सी, रिड्यूस रिस्क फॉर एडिमा, इससे एडिमा का रिस्क कम होता है। या ऑप्शन डी, रिड्यूस एपेटाइट, इससे भूख कम लगती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिड्यूस कार्डियक वर्कलोड। आइए इसका रेशनल देख लेते हैं। सॉल्युबल फाइबर डिक्रीज सीरम टोटल एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन। सॉल्युबल फाइबर क्या करता है, सीरम का जो टोटल और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है और कोलेस्ट्रॉल है कंसंट्रेशन, उसको कम करता है। एंड इम्प्रूव्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन के प्रति जो रेजिस्टेंस है उसको भी बढ़ाता है। थस रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क फैक्टर, इस तरीके से ये कार्डियोवास्कुलर के जो डिजीज़ है उसके रिस्क फैक्टर्स को कम करता है, इसलिए ये कार्डियक वर्कलोड को कम करता है। क्या, हाई फाइबर डाइट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट to find in a patient experiencing the complication of heart failure from hypertension। ये कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि नर्स जो है इनमें से क्या फाइंडिंग एक्सपेक्ट करेगी जब एक पेशेंट हार्ट फेलियर, उसमें कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हुई हो, किससे, हाइपरटेंशन से। ऑप्शन है ए, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ पैटर्न ऑन फेस, ऑप्शन ए कह रहा है कि उसके चेहरे पे एबनॉर्मली तरीके से हेयर ग्रोथ होंगे। ऑप्शन बी, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन्स इन सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन में जो जुगुलर वेन है वो डिस्टेंडेड होगी, फूली हुई होगी। ऑप्शन सी, पेन इन राइट हैंड व्हेन राइटिंग, ऑप्शन सी कह रहा है कि लिखते समय सीधे हाथ में दर्द होगा। ऑप्शन डी, इरिटेबिलिटी व्हेन नर्स इज मॉनिटरिंग बीपी, या फिर बीपी नापते वक्त इरिटेबिलिटी होगी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन्स इन सेमी फाउलर पोजीशन। वो क्या है, वो कैसे, इसका रेशनल दिया हुआ है, डिस्टेंशन ऑफ नेक वेन्स इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज ए साइन ऑफ फेलियर ऑफ राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के फेल होने के साइन जो हैं उसमें मोस्ट कॉमनली क्या है, डिस्टेंशन ऑफ नेक वेन्स। और आगे क्या कहते हैं, इम्पेयर्ड राइट वेंट्रिकुलर फंक्शन, जब राइट वेंट्रिकुलर फंक्शंस इम्पेयर्ड होते हैं, और ऑल्सो लीड्स टू सिस्टेमिक वीनस हाइपरटेंशन, इडीमा एंड हेपेटोमेगाली। और उससे क्या होता है, सिस्टमिक वीनस हाइपरटेंशन होता है, इडीमा होता है और हेपेटोमेगाली होता है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन्स इन सेमी फाउलर पोजीशन, एक्सपेक्टेड फाइंडिंग इन पेशेंट एक्सपीरियंसिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर फ्रॉम हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए पेशेंट एडमिटेड विद एन ऑटो इम्यून डिजीज आस्क द नर्स what it means, which of the following would be the appropriate response by the nurse। एक पेशेंट है, एडमिटेड है, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वो नर्स से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बाय द नर्स, इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स जो है उचित होगा नर्स द्वारा। ऑप्शन ए, इम्यून सेल्स प्रोड्यूस सो मैनी एंटीबॉडीज़, ऑप्शन ए कह रहा है इम्यून सेल्स जो हैं एंड काफ़ी मात्रा में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। ऑप्शन बी, इम्यून सेल्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई टू रैपिडली, इम्यून सेल, ऑप्शन बी कह रहा है इम्यून सेल
ग्रोथ करती हैं, बढ़ती हैं। एंड मल्टीप्लाई, अपनी गुना करती हैं, मल्टीप्लाई अपनी मात्रा में बढ़ोतरी करती हैं, मल्टीप्लाई होके टू रैपिडली, बहुत तेज़ी से। ऑप्शन सी, इम्यून सेल्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट अमाउंट्स। इम्यून सेल्स जो होती हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होती हैं। किस में? ऑटोइम्यून डिजीज़ में। ये सभी बातें ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए कही जा रही हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। एंड ऑप्शन डी, इम्यून सेल्स आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉट सेल्फ। ऑप्शन डी कह रहा है कि जो इम्यून सेल्स हैं वो स्वयं और जो स्वयं का नहीं है उन दोनों में भेद करने में सक्षम नहीं रह पाता है, अनेबल होता है। सो ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है नर्स द्वारा क्या होगा? ऑप्शन डी, इम्यून सेल आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉट सेल्फ। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ओपन वाइल पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन। ओपन वाइल पॉलिसी जो है इनमें से किस वैक्सीन पर एप्लीकेबल है? ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी जापानीज एनसेफेलाइटिस, ऑप्शन सी रोटावायरस एंड ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी पर ओपन वाइल पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होती है। आइए देख लेते हैं ओपन वाइल पॉलिसी के बारे में। ओपन वाइल पॉलिसी कहते हैं, ओपन वाइल पॉलिसी अलाउ रीयूज ऑफ partially used multi-dose vials of vaccine under UIP Universal Immunization Program in subsequent season to 4 weeks, okay, 28 days। ओपन वाइल पॉलिसी क्या अलाउ करती है? जो पार्शली मल्टी डोज वायल होती हैं उसको दोबारा यूज़ करने के लिए, जो कि अंडर UIP के और सब्सिक्वेंट सीज़न से लेकर 4 हफ्ते तक यूज़ उसे हम कर सकते हैं। यानी कि एक बार यूज़ करके दोबारा यूज़ ना करने वाली पॉलिसी है ये, जिसमें हम काफ़ी डोज उसकी एक बार से अधिक बार में दे सकते हैं। और ओपन वाइल पॉलिसी किन किन वैक्सीन्स पर एप्लीकेबल है चलिए देख लेते हैं। ऑन DPT, TT, हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जिसे हिप बी कहा जाता है, कंटेनिंग पेंटावेलेंट वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन में पे भी ओपन वाइल पॉलिसी एप्लीकेबल है, एंड इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन IPV। इन सभी को हम एक से अधिक बार यूज़ कर सकते हैं और विदिन 4 वीक्स। इसमें ये नहीं है कि हमने एक बार डोज दे दी और उसको फेंक दिया, ऐसा नहीं है ऑप्शन। और इसमें ओपन वाइल पॉलिसी जो है इनमें से किस वैक्सीन पे एप्लीकेबल नहीं है? वो है मीजल्स, BCG, रोटावायरस एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन का ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पिलर्स अंडर द एंड TB स्ट्रेटर्जी ऑफ 2050। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक पिलर है जो कि एंड TB स्ट्रेटर्जी ऑफ 2050 के अंडर में आता है। तो यहाँ दोस्तों ज़रा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने ये एंड TB स्ट्रेटर्जी ऑफ 2050 लिखा हुआ है इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है कि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको पढ़ लेते हैं हम। ए गवर्नमेंट कमिटमेंट, B हाई क्वालिटी डॉट्स एक्सपेंशन, C
एम्पावर पीपल विद टीबी, एंड डी बोल्ड पॉलिसीज एंड सपोर्टिव सिस्टम। जो इनमें से पिलर है एंड टीबी स्ट्रेटजी ऑफ 2015 का, उसका जो राइट आंसर है वो है बोल्ड पॉलिसी एंड सपोर्टिव सिस्टम। इसमें जो राइट आंसर है वो किस तरीके से लिया हुआ है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। द एंड टीबी स्ट्रेटजी एम्स टू एंड द ग्लोबल टीबी एपिडेमिक। जो एंड टीबी स्ट्रेटजी है उसका जो एम है वो ग्लोबल टीबी जो है एपिडेमिक रूप में फैली हुई है उसको ख़त्म करना है। उसका क्या टारगेट लेते हुए, विद टारगेट्स टू रिड्यूस टीबी डेथ्स बाय 95% एंड टू कट न्यू केसेस बाय 90% बिटवीन 2015 एंड 2035। ये 2 तक है, यानी कि 2015 से लेकर 2035 के बीच में टीबी की जो डेथ, टीबी से होने वाली जो डेथ है उनको 95% तक कम करना और नए केसेस में 90% तक कमी लाना, ये इसका एम है। तो अभी ये रेगुलर है 2035 तक। इसमें जो क्वेश्चन है उसके अनुसार हम इसके रेशनल की बात कर लेते हैं। एंड टीबी स्ट्रेटजी बिल्ड ऑन 3 स्ट्रेटेजिक पिलर्स अंडरपिन्ड बाय 4 की प्रिंसिपल्स। एंड टीबी स्ट्रेटजी जो है वो 3 स्ट्रेटेजिक पिलर्स पे बनी हुई है, जिसके अंदर 4 प्रिंसिपल्स आते हैं। इसकी जो 4 की प्रिंसिपल्स हैं वो इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए फोकसिंग ऑन गवर्नमेंट स्टुअर्डशिप। इसमें ये कहता है कि जो गवर्नमेंट की जो वजीफ़ानामा है या उसका जो नियम है उसमें उस पर फोकस होना, जो कि हमारे ऑप्शन डी की बात कहता है। ऑप्शन ये सेकंड नंबर है, ए स्ट्रॉन्ग कोलिएशन मेड अप ऑफ सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटीज़। यानी कि जो सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी हैं उसमें एक मजबूत संगठन को बनाना, जो कि हमारे सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम करेगा। ऑप्शन ये 3 नंबर है, प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स एंड इक्विटी। ह्यूमन राइट्स और इक्विटी को बढ़ावा देना। ऑप्शन ये 4th नंबर है, अडप्टेशन ऑफ द स्ट्रेटजी एट द कंट्री लेवल। जो ये स्ट्रेटजी है उसको अपनाना किस लेवल पे, कंट्री लेवल पे। ये 4 इसने प्रिंसिपल बताए हैं जो एंड टीबी स्ट्रेटजी के 3 स्ट्रेटेजिक पिलर्स को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए पेशेंट इज एडमिटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एक पेशेंट एडमिट हुआ है कंप्लेन ऑफ शॉर्टनेस ब्रीथ करके, जिसको कई बार SOB के रूप में भी डॉक्टर्स लिखते हैं, तो उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहा जाता है। द नर्स ऑब्जर्व दैट द पेशेंट बिकम कन्फ्यूज्ड एंड कॉम्बेटिव। नर्स पेशेंट को ऑब्जर्व करती है और पाती है कि वो बहुत ही कन्फ्यूज़ है और कॉम्बेटिव हो रहा है, अपने आप से लड़ रहा है एक तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन टू बी इनिशिएटेड ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस। यहाँ देखने वाली बात है, जो ये जो इस ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है प्रायोरिटी बेस, यानी कि यहाँ पर सभी क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है उसके सभी ऑप्शंस में कोई ना कोई बात है, लेकिन यहाँ अपने को प्रायोरिटी बेसिस चुनना है। तो इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए, एंश्योर द ऑक्सीजन इज़ फ्लोइंग करेक्टली। ऑप्शन बी, पेज द फिजिशियन स्टेट। ऑप्शन सी, पुट अप पेशेंट्स साइड रेल्स एंड अप्लाई सॉफ्ट रिस्ट्रेंट्स। ऑप्शन डी, एडमिनिस्टर एंड इंट्रामस्कुलर सेडेटिव। ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो करेक्टली जा रहा है कि नहीं, इसकी हम एंश्योरिटी करेंगे, उचित है कि नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है कि हमें इसके बारे में फिजिशियन को बताना है। ऑप्शन सी कह रहे हैं कि पेशेंट को उठाएंगे, पुट अप पेशेंट साइड रेल्स जो हैं उनको उठाएंगे पेशेंट्स की, और उस पर सॉफ्ट रिस्ट्रेंट्स, पेशेंट को हल्का बांध देंगे जो कि ज़रूरत नहीं है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि हम इंट्रामस्कुलर सेडेटिव उसको देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, हम किसी प्रकार का सेडेटिव देंगे तो वो रेस्पिरेटरी
रेट को गिराएगा पेशेंट की और शॉर्टनेस ब्रीथ को और बढ़ाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंश्योर द ऑक्सीजन इज फ्लोइंग करेक्टली। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंश्योर द ऑक्सीजन इज फ्लोइंग करेक्टली। हम इसको इंश्योर करेंगे कि ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो करेक्टली जा रहा है कि नहीं, प्रायोरिटी बेसिस पे। और हम ये भी देख सकते हैं कि इसका जो सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन बी, वो इसके बाद वाला स्टेप है, हम फिजिशियन को बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग द नर्स में एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए पेशेंट विद एम्फाइसीमा। एक एम्फाइसीमा पेशेंट का हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या फाइंडिंग पाई जा सकती हैं। ऑप्शंस हैं ए, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड का कम होना बहुत ही। ऑप्शन बी, प्रूडेंट स्पूटम, प्रूडेंट मवाद वाला जो स्पूटम होता है, प्रूडेंट जो गंदा होता है काफ़ी, वो उस तरीके का स्पूटम आना। ऑप्शन सी, जनरलाइज्ड इडीमा, पूरे शरीर में इडीमा होना। या ऑप्शन डी, डल चेस्ट पेन। तो यहाँ दोस्तों याद रखना है कि एम्फाइसीमा के अंदर कंडीशन क्या बनती है। एम्फाइसीमा के अंदर जो कंडीशन बनती है उसमें एल्वोलाई जो हैं रप्चर हो जाते हैं, उनकी वॉल रप्चर हो जाती है, जिससे O2 और CO2 के एक्सचेंज में काफ़ी गड़बड़ होती है, जिससे और CO2 रिटेंट होती है। और उसी के चलते इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको फाइंडिंग देखने को मिलेगी, वो होगा ऑप्शन ए, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स जन आरोग्य योजना स्कीम, हाउ मैनी मेंबर्स फ्रॉम ईच फैमिली आर एलिजिबल टू बी बेनिफिशरीज। इनमें कहा जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो जन आरोग्य योजना स्कीम है उसमें कितने मेंबर्स प्रत्येक परिवार के बेनिफिट लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी नो लिमिट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नो लिमिट। आइए रेशनल देख लेते हैं। It was launched in September 2018 by the Ministry of Health and Family Welfare। 2018 सितंबर में मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे लॉन्च किया था। किसे लॉन्च किया था? प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना स्कीम को। नेक्स्ट है द प्रोग्राम इज ए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम फॉर पीपल विद लो इनकम इंडिया। ये प्रोग्राम किस लिए है? जो गरीब पॉवर्टी है उसको उसका एलिवेशन प्रोग्राम है, उसको कम करने के लिए। और किन लोगों के लिए? जिनकी इनकम कम है इंडिया में। और जो लास्ट है टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर 40% ऑफ पीपल इन द कंट्री। और ये फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड कराएगी किस 40% पीपल के लिए जो कि इंडिया कंट्री से हैं, जिनकी लो इनकम हो। तो ये प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना है स्कीम, वो मेनली पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद गैस्ट्राइटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशंस would be appropriate for a patient with acute gastritis। एक नर्स पेशेंट की केयर कर रही है जिसे गैस्ट्राइटिस है, इनमें से कौन सा उचित इंटरवेंशन होगा जो कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस के पेशेंट के लिए किया जाए? ऑप्शन ए, मॉनिटर पेशेंट फॉर ब्लडी डायरिया। ऑप्शन बी, एक्सप्लेन दैट एस्पिरिन रेयरली कॉजेज गैस्ट्राइटिस। ऑप्शन ए कह रहा है कि पेशेंट के ब्लडी डायरिया हुआ है, उसके लिए हम उसे मॉनिटर करते रहेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है एक्सप्लेन दैट एस्पिरिन रेयरली कॉजेज गैस्ट्राइटिस, कि एस्पिरिन जो है गैस्ट्राइटिस रेयरली ही करती है। और ऑप्शन सी
एडमिनिस्टर फिनोथायाजिन टू कंट्रोल वॉमिटिंग, और फिनोथायाजिन दे सकते हैं इसमें जो कि वॉमिटिंग को कंट्रोल करे। ऑप्शन डी कह रहे हैं कि एनकरेज ए रेगुलर डाइट ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ गैस्ट्राइटिस। रेगुलर डाइट खाने के लिए हम उसे एनकरेज करेंगे एक्यूट फेज ऑफ गैस्ट्राइटिस की। जब एक्यूट फेज ऑफ गैस्ट्राइटिस हो उसे, तब हम रेगुलर डाइट खाने के लिए पेशेंट को एनकरेज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्लडी डायरिया को मॉनिटर करेंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एम। नीति आयोग जो है वो इनमें से किस एम को पूरा करने, किस एम के लिए इस्टेब्लिश की गई थी। तो ऑप्शन ए है टू इम्प्रूव इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। ऑप्शन बी टू अचीव सस्टेनेबल गोल्स, और या फिर जो सस्टेनेबल गोल्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी टू इरेडिकेट कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ को इरेडिकेट करने के लिए। एंड ऑप्शन डी टू अचीव हाई लिटरेसी रेट, साक्षरता जो दर है उसको बढ़ाने को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए, हाई अधिकतम साक्षरता दर को प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। ऑप्शन बी टू अचीव सस्टेनेबल गोल्स। आइए इसका ओरिजिनल देख लेते हैं। ऑप्शन बी का, नीति आयोग बेसिकली इज़ ए पॉलिसी एडवाइजरी बॉडी। नीति आयोग मुख्यतः क्या है, एक पॉलिसी एडवाइजरी बॉडी है, एक सलाह देने वाली बॉडी है जो पॉलिसी मेकिंग में सहायता करती है। नेक्स्ट कह रहा है एम टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका जो एम है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को प्राप्त करना है। किसके द्वारा? बाय फोस्टरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। वो कैसे? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट को बढ़ावा देकर, जिससे कि हम उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को प्राप्त कर सकें। आप सस्टेनेबल गोल्स के बारे में पता कर सकते हैं, उसमें कई सारे गोल्स मानक तय किए गए हैं सरकार द्वारा, जिनको नीति आयोग जो है उसमें प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू ए 2 month ओल्ड बेबी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2 month का जो ओल्ड बेबी है, 2 month का बेबी, उसमें ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, या बेस्ट मेथड कौन सा होगा। ऑप्शन ए नेज़ल कैनुला, ऑप्शन बी ऑक्सी हुड, ऑप्शन सी फेस मास्क, एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन टेंट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सी हुड। ऑक्सी हुड बेस्ट मेथड है 2 month के ओल्ड बेबी में ऑक्सीजन देने के लिए। आइए इसका रीजनल देख लेते हैं। आंसर बी इज़ राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बाकियों के लिए देख लेते हैं किस किस के लिए यूज़ होते हैं सब। नेज़ल कैनुला ऑल्सो कॉल्ड नेज़ल प्रोंग यूज्ड फॉर मेनली इन्फेंट और 1 year एंड अबव एज चाइल्ड। नेज़ल कैनुला को नेज़ल प्रोंग भी बोलते हैं, और मेनली ये 1 साल तक के बच्चों के लिए या उससे ऊपर के बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। फेस मास्क यूज्ड फॉर चाइल्ड विद 2 years एज और अबव। फेस मास्क वैसे ज़्यादातर बच्चों को नहीं लगाया जाता है जो छोटे होते हैं 2 साल से, क्योंकि वो कंफर्टेबली उसको नहीं लगा पाते हैं और हटा देते हैं। तो इनका जो यूज़ किया जाता है वो 2 साल के बच्चों और 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन टेंट में ऑल्सो बी कॉल्ड ए क्रूप
मिस्ट और ओहियो टेंट। इसे क्रूप, मिस्ट और ओहियो टेंट भी कहा जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम 3 months to 3 years ऑफ एज। ये 3 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मंथ का जो चाइल्ड है, 2 मंथ्स का जो चाइल्ड है उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सी हुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डिजीज आर ट्रांसमिटेड ड्यू टू कफिंग, स्नीजिंग एंड टॉकिंग टू इन्फेक्टेड पर्सन। इनमें से कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसके द्वारा बीमारी फैलती है? किसके द्वारा? कफिंग, स्नीजिंग, खांसने, छींकने और बोलने के द्वारा। फ्रॉम किससे? इन्फेक्टेड पर्सन से। ऑप्शन है ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ऑप्शन बी ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा, और ऑप्शन डी वेक्टर बॉर्न डिजीज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। जो ऑप्शन ए है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जिसमें इन्होंने बताया ही है कि ये किसके द्वारा फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग के द्वारा। ट्रांसप्लेसेंटल जो इन्फेक्शन है वो कहता है कि ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन, जिसे वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं, इन्फेक्शन जो होता है वो कैसे होता है? वो मदर टू फीटस होता है। ऑप्शन सी इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा। ऑप्शन सी जो है उसमें इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा, जो इन्फेक्शन है या इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है वो स्किन या म्यूकोसा के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। एंड ऑप्शन डी जो है वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन, इसमें एक वेक्टर होता है या जिस पर सवार होकर इन्फेक्टेड जो ऑर्गेनिज्म होता है वो शरीर में प्रवेश करता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, जो कि मच्छर के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट नर्सिंग एक्शन मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अमंग पेशेंट्स हु आर ऑन इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर। इनमें से कौन सा जो है कौन सा एक्शन हम लेंगे जिससे कि यूरिनरी जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो प्रकार है, वो पेशेंट में ना फैले इंडवेलिंग कैथेटर के द्वारा। तो ऑप्शन ए है इंश्योर एन एडिक्वेट इनटेक ऑफ आईवी एंड ओरल फ्लूइड्स। इंश्योर करेंगे कि ओरल एंड एडिक्वेट इनटेक जा रहा है आई इंट्रावीनस एंड ओरल फ्लूइड्स का। ऑप्शन बी कह रहे हैं यूज़ क्लीन टेक्निक फॉर कैथराइजेशन। क्लीन टेक्निक यूज़ करनी चाहिए कैथराइजेशन के दौरान। ऑप्शन सी पोजीशन द ड्रेनेज बैग हाइयर देन ब्लेडर लेवल। जो ड्रेनेज बैग है उसकी जो लेवल है वो ब्लेडर से ऊपर होना चाहिए, हाइयर होना चाहिए। ऑप्शन डी है मेंटेन ए क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम यूरिनरी जो है उसका रखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मेंटेन ए क्लोज यूरिनरी ड्रेनेज सिस्टम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, एपिडेमिक्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसी कौन सी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी है जो कि अर्थक्वेक, फ्लड्स या एपिडेमिक में अपनी सेवाएं प्रोवाइड कराती है? तो ऑप्शंस हैं ए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन बी हिंद कुष्ठ निवारण संघ,
ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इसका जो बाकी जो इसमें दे रखा है ऑप्शन ए के लिए वो पढ़ लेते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS was established in 1920. The act was last amended in 1992. इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 में इस्टेब्लिश हुई थी और इस एक्ट में लास्ट जो संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था। तो इसका जो सर्विस के बारे में बता ही दिया है। IRCS जो है वो क्या करती है। क्वेश्चन नंबर 19, इंट्रायूट्राइन डिवाइस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर हाउ लॉन्ग टाइम। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 3 to 5 month, ऑप्शन बी 1 to 2 years, ऑप्शन सी 3 to 5 years एंड ऑप्शन डी लाइफ टाइम। इंट्रायूट्राइन जो डिवाइस हैं वो कितने समय के लिए प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट कराते हैं। तो इसके ऑप्शंस में जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 to 5 years। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कह रहा है ए कॉपर IUD कैन वर्क फॉर 10 years और नेक्स्ट है प्रोजेस्टिन IUDs कैन वर्क फॉर 3 to 5 years। तो इसमें जो और डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड, जो कॉपर वाली IUD होती है इंट्रायूट्राइन डिवाइस वो 10 साल के लिए काम करती है और जो प्रोजेस्टिन वाली IUD होती हैं वो मेनली 3 to 5 years के लिए काम करती हैं। और बाकी जो है डिपेंड ऑन ब्रांड, जिस तरह का ब्रांड आता है उस पर निर्भर होता है। क्वेश्चन नंबर 20, यू आर असाइंड टू ए पेशेंट विथ एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम हु कंप्लेन्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एक पेशेंट हमें असाइन किया गया है जिसमें एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम हो रखा है, फ्लूइड की मात्रा काफ़ी है उसके अंदर, हु कंप्लेन्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंप्लेन कर रहा है। व्हाट वुड बी द नर्सिंग इंटरवेंशन टेकन बाय यू टू रिलीव पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रिलीव करने के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। क्वेश्चन ऑप्शन है ए एलिवेट द हेड ऑफ बेड, ऑप्शन बी एनकरेज द पेशेंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ, ऑप्शन सी इंक्रीज फ्लूइड्स टू प्रमोट यूरिन आउटपुट, ऑप्शन डी परफॉर्म परकशन एंड पोस्चरल ड्रेनेज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एलिवेट द हेड ऑफ बेड। बाकी के क्वेश्चंस के जो आंसर हैं ऑप्शंस हैं वो भी सही हैं, लेकिन उसके लिए उसमें जो ऑप्शन बी है एनकरेज द पेशेंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ, वो उसे हम अभी नहीं कहेंगे क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के लिए उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ये बात की प्रोसेस है। ऑप्शन सी कह रहा है इंक्रीज फ्लूइड टू प्रमोट यूरिन आउटपुट। इंक्रीज फ्लूइड नहीं करना है, ऑलरेडी उसको एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम है इसलिए फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करेंगे। ऑप्शन डी कह रहा है परफॉर्म परकशन एंड पोस्चरल ड्रेनेज, ये नर्सिंग स्टाफ द्वारा नहीं एक डॉक्टर द्वारा ही किया जाता है। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए एलिवेट द हेड ऑफ बेड। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन के ऑप्शन हैं प्रीमैच्योरिटी, डायरिया, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कॉमनेस्ट कॉज क्या है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का इन इंडिया, क्या है ऑप्शन ए प्री मैच्योरिटी। तो बाकी के ऑप्शंस के लिए देख लेते हैं। आंसर ए इसका राइट आंसर हो गया। द मेन रीज़न फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया एज पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया 2001-3। इसमें परसेंटेज दे रखी है कि सबसे पहले नंबर पे कॉज जो क्या है पेरीनेटल कंडीशंस, जिसमें अभी हमने ऑप्शन ए की बात करी प्री मैच्योरिटी जो कि इसके अंडर में आता है। ऑप्शन जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो सेकंड नंबर पे है। अगर
क्वेश्चंस में प्री मैच्योरिटी ना देके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तक ही ये सीमित होता, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट है डायरियल डिजीज एंड अदर्स इन्फेक्शंस एंड पैरासिस्टिक डिजीज 8% एंड कंजेनाइटल एनोमलीज लास्ट 3.1%। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, ए पेशेंट विद हाइपोकैलेमिया वाज ट्रीटेड विद पोटेशियम सप्लीमेंट्स। एक हाइपोकैलेमिया का एक पेशेंट है जिसे पोटेशियम सप्लीमेंट्स द्वारा सही ट्रीटेड किया जा रहा है। व्हेन इवेल्यूटिंग हिज रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, जब उसे उसका मूल्यांकन किया जाता है कि ट्रीटमेंट उससे रिस्पॉन्स है कि नहीं पेशेंट को, तो विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन हिज असेसमेंट शुड द नर्स ऑब्जर्व फॉर। इनमें से कौन सा असेसमेंट नर्स ऑब्जर्व करेगी कि उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इम्प्रूवमेंट इन विजुअल एक्यूटी, ऑप्शन बी वर्सनिंग कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी डिक्रीजिंग सीरम ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी इंक्रीजिंग मसल्स स्ट्रेंथ। ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो पोटेशियम लेवल होता है अगर वो शरीर में कम हो तो मसल्स वीकनेस होती है। तो मसल्स वीकनेस अगर सही हो रही है यानी मसल स्ट्रेंथनिंग हो बढ़ रही है, तो ये बताता है, ये इंडिकेट करता है कि पोटेशियम सप्लीमेंट जो दिया जा रहा है पेशेंट को हाइपोकैलेमिया के, वो उससे ट्रीटमेंट सक्सेस हो रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, मसल्स स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सिरिंज इज यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन। बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए इनमें से कौन सी सिरिंज यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए 2 cc, ऑप्शन बी 5 cc, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलिन एंड ऑप्शन डी 10 cc। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्यूबरकुलिन। ट्यूबरकुलिन सिरिंज विद निडल मोनोजेक्ट जो है उसमें कितने सीसी की सिरिंज होती है, 1 cc की, एंड 25 गॉज की निडल होती है एंड 5/8 इंचेस अटैच्ड निडल, स्लाइडिंग सेफ्टी निडल, जिसे स्लाइडिंग सेफ्टी निडल कहा जाता है, और वो कितने गॉज की होती है, 25 गॉज और 5/8 इंचेस की। और ट्यूबरकुलिन सिरिंज कितनी सीसी की है, 1 cc। क्वेश्चन नंबर 24, Mr. X is receiving 5% dextrose in water at the rate of 100 ml per hour। एक मिस्टर एक्स हैं जो कि 5% डेक्सट्रोज इन वाटर ले रहे हैं, किस रेट पे, 100 ml पर आवर के हिसाब से। 1 hour आफ्टर द इन्फ्यूज़न स्टार्ट होने के 1 घंटे बाद ही रिपोर्ट्स पेन एट द इन्फ्यूज़न साइट पे वो पेन की कंप्लेन करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। ऑन एग्जामिनेशन द साइट इज़ कूल टू टच एंड सोलोन। एग्जामिन करने पे साइट की देखा जाता है कि वो साइट जो है कूल है छूने पे और सूजी हुई है, सोलोन है, इन्फ्लेम्ड है। द इन्फ्यूज़न रेट बिकम्स स्लगिश, और इन्फ्यूज़न रेट भी स्लगिश है, कम है। व्हाट माइट बी हैपनिंग फॉर द पेशेंट। और तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से, इन ऑप्शंस में से क्या टर्म है या क्या हुआ है इस कंडीशन में। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए फेल्बाइटिस, ऑप्शन बी एक्स्ट्रावेसेशन, ऑप्शन सी एलर्जिक रिएक्शन एंड ऑप्शन डी बैक फ्लो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्स्ट्रावेसेशन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको दिया गया है, उसमें जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। अब हम इसका ऑप्शन बी का रेशनल देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एन इन्फिल्ट्रेशन एंड एक्स्ट्रावेसेशन इज़ द टाइप ऑफ मेडिसिन और फ्लूइड दैट इज़ लीक्ड। हमें ये पता है कि एक्स्ट्रावेसेशन और इन्फिल्ट्रेशन दोनों ही मेडिसिन या फ्लूइड जो है टिश्यूज़ में लीक्ड होता है, तो हम उसे ये टर्म देते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में ये दोनों ही अगर क्वेश्चंस में होते तो हम क्या उसे कहते, तो उसको क्लियर करने के लिए यहाँ डिफ्रेंशिएट किया गया है। इन्फिल्ट्रेशन का मीन होता है, इन्फिल्ट्रेशन इफ़ द फ्लूइड इज़ नॉन वेसिकेंट ब्रैकेट में डज नॉट इरिटेट टिश्यू, इट इज़ कॉल्ड एन इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं, वह
वेसिकेंट जो फ्लूइड जो टिश्यू को इरिटेट ना करे, जिससे टिश्यू इरिटेट ना हो। ऑप्शन एक्स्ट्रावेसेशन, इफ द फ्लूइड इज अ वेसिकेंट, ए फ्लूइड दैट इरिटेट टिश्यू, इट इज कॉल्ड एन एक्स्ट्रावेसेशन। यानी कि ऐसा फ्लूइड अगर लीकेज होता है और उससे टिश्यू इरिटेट होता है तो उसे हम एक्स्ट्रावेसेशन कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि पेशेंट को इन्फ्यूज़न साइट पे पेन हो रहा है, तो ये इरिटेशन हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्स्ट्रावेसेशन। अगर ऑप्शंस के अंदर इन्फिल्ट्रेशन आ जाता और पेशेंट को पेन वाली बात नहीं होती इसमें, तो हम उसका राइट आंसर करते इन्फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 25, जो लास्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो का, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ऑफ द डे इस वीडियो में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वाइल कंडक्टिंग ग्रुप थेरेपी फॉर द पेशेंट विच ग्रुप्स पेशेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड। एक ग्रुप थेरेपी कंडक्ट की जा रही है पेशेंट्स के लिए, इनमें से कौन सा ग्रुप है पेशेंट्स का जो कि नहीं अलाउ करना चाहिए अटेंड करने के लिए ग्रुप थेरेपी को। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए पेशेंट हु यूज़ साइकोएक्टिव सब्सटेंस, वह है पेशेंट जो कि साइकोएक्टिव सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी, पेशेंट हु एक्सपीरियंस एंजाइटी, वह पेशेंट जिनको एंजाइटी अनुभव होती है। या ऑप्शन सी, पेशेंट हु कैन नॉट मैनेज एंगर, वह पेशेंट जो अपने एंगर को मैनेज नहीं कर पाते हैं, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन डी, पेशेंट्स हु आर डिल्यूजन, वह पेशेंट जिनको डिल्यूजन होता है, यानी कि फॉल्स बिलीफ, जो किसी बात पे विश्वास नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है पेशेंट हु आर डिल्यूजन। तो इसका रेशनल देख लेते हैं। फॉर पेशेंट विद डिल्यूजन डिसऑर्डर, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड मूड स्टेबलाइजिंग medications are frequently used with psychological therapies such as psychotherapy and cognitive behavioral therapy CBT is effective, not group therapy। ये रेशनल कह रहा है कि डिल्यूजन और डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट और मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन के साथ साथ साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं। वो कौन कौन सी? साइकोथेरेपी एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ना कि ग्रुप थेरेपी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेशेंट हु आर डिल्यूजन, जिनके लिए ग्रुप थेरेपी यूज़ नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट यू आर रिसीविंग ए पेशेंट हु एक्सपीरियंस प्री टर्म लेबर। एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट है जो कि प्री टर्म लेबर हो रहा है, उसे एक्सपीरियंस हो रहा है। व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर दिस पेशेंट। इस पेशेंट के लिए नर्सिंग एक्शन के हिसाब से प्रायोरिटी क्या होगी? ऑप्शन ए, एनकरेज हर टू केयरफुली वॉक, हम उसे एनकरेज करेंगे सावधानी से चलने के लिए। ऑप्शन बी, कीप हर इन साइड लाइंग पोजिशन, उस पेशेंट को हम साइड लाइंग पोजिशन देंगे। ऑप्शन सी, ऑब्टेन ब्लड फॉर HCG हार्मोन टेस्ट, या उसका हम ब्लड लेंगे HCG हार्मोन टेस्ट के लिए। और ऑप्शन डी, एंश्योर नो वन इनिशिएट्स IV इन्फ्यूज़न, IV इन्फ्यूज़न को हमें नहीं देना है। तो इसका फटाफट से राइट आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।